एवरीवन, माय नेम इज प्रेरणा। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की। तो हिंदी में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समास, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट यूजफुल है। तो चलिए बिना देर के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समास की बात कर लेते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब होता है कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और उसको संक्षेप में करके एक नवीन शब्द बना दिया जाता है या सार्थक शब्द बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, समास। जब क्या हो जाता है, संक्षेपीकरण हो जाता है दो शब्दों का और एक नया शब्द बनता है, उसको बोलते हैं हम समास। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है उसको बोलते हैं संक्षेपीकरण, यानी संक्षेप में लिखना, दो शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाना, उसको बोलते हैं हम संक्षेपीकरण। ठीक है, परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दो शब्द मिलते हैं और एक सार्थक शब्द बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या, समास। यानी जब हम दो शब्दों को मिला रहे हैं, एक नवीन और सार्थक शब्द बन रहा है जिसका कुछ मीनिंग हो, तो हम क्या बोलते हैं, उसको समास बोलते हैं। समास में दो पद आ जाते हैं हमारे, एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद। बात कर लेते हैं, समास में दो पद होते हैं, जिसमें क्या है, हमारा फर्स्ट जो है वो पूर्व पद आ जाता है और सेकंड हमारा आ जाता है उत्तर पद। क्या बोलते हैं हम, उत्तर पद। एक बात और याद रख लेंगे जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल्स टू हमारे क्या बन जाते हैं, समस्त पद। अभी हमने बात करी है पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद। यानी जैसे हमने यहाँ पे लिखा राजपुत्र, तो राज इसमें क्या है, पूर्व पद है, और पुत्र क्या है इसके अंदर, उत्तर पद। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो समस्त पद बनता है। अब बात कर लेते हैं समस्त पद की। जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको, पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल्स टू समस्त पद। समस्त पद को हम समासिक पद भी बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं समस्त पद की या समासिक पद की, जो कि क्या है, जैसे शब्द हम बनाते हैं, तो यानी अगर हम पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ दें, यानी जो समास के नियमों का पालन कर रहा है, क्या होते हैं हमारे समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी इन दोनों को जोड़ने से जो हमारा बन रहा है समस्त पद, अभी बताया मैंने आपको। तो ये क्या कर रहा है, समास के नियमों का पालन करके समस्त पद बनाया जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसके, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक पद कहलाते हैं। यानी समास के जो नियम है उसका पालन करते हुए जो शब्द बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं हम समस्त पद या समासिक पद। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समासिक विग्रह की, यानी समास विग्रह की। तो समास विग्रह क्या होता है, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राजपुत्र, क्या लिखा मैंने, राजपुत्र। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके संबंध को, ये जो हमने दो शब्द लिख रखे हैं यहाँ पे, राज और पुत्र, इसके संबंध को मैंने एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि राजा का पुत्र राजपुत्र। जब हम क्या कर दें, शब्दों के बीच के जो संबंध है उसको स्पष्ट कर दें, तो हम उसको बोलते हैं समास विग्रह। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया यहाँ पे, राजपुत्र राजा का पुत्र करके हमने इसको क्या कर दिया, और स्पष्ट कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे क्या, समास विग्रह। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समास विग्रह का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हथकड़ी, इसका जो समास विग्रह बनेगा वो बनेगा क्या, हाथ के लिए कड़ी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समास का विग्रह कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो मैं आपको टॉपिक के अंदर वे चीजें बताने वाली हूं जो कि एग्जाम में, पिछले एग्जामों में पूछी गई हैं। तो चलिए समास के प्रकार पढ़ लेते हैं। समास के प्रकार की अगर बात करें तो फर्स्ट हमारा आता है अव्ययी भाव समास, सेकंड आता है हमारा तत्पुरुष समास, थर्ड आता है हमारा कर्मधारय समास, चौथा आता है हमारा द्विगु समास, एंड पांचवा हमारा आता है बहुव्रीहि समास, और छठा हमारा आता है द्वंद्व समास। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल देके कि समस्त पद क्या होता है। देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, रसोई घर। तो रसोई अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं बीच में से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो रसोई और एक हमारा क्या हो जाएगा, घर।
प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रसोई हमारा क्या है यहाँ पे पूर्व पद, प्लस लगाएंगे। घर हमारा क्या है उत्तर पद, और इन दोनों के जोड़ने से हमारा क्या बन जाता है समस्त पद। समस्त पद या समासिक पद के नाम से भी आ सकता है ये। क्लियर। आ जाते हैं अव्ययी भाव समास पे। इस समास की पहचान क्या है? इस समास की पहचान ये है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है, या पूर्व पद भी हम इसको बोल सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान होता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समास ऐसा है जिसमें पूर्व पद प्रधान है। तो हम क्या बता देंगे यहाँ पे अव्ययी भाव समास ऐसा समास है जिसमें क्या होता है पहला पद प्रधान होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पूर्व पद प्रधान होता है। तो इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है अव्ययी भाव में हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि पहला पद प्रधान होता है, इसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है। ट्रिक इसकी क्या है? हम यहाँ पे ट्रिक से याद करेंगे। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो आपके एकदम माइंड में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसकी ट्रिक ये है कि पहला पद जो होगा वो छोटा होगा और कम अर्थ होगा, उसका कम अर्थ वाला। दूसरा बड़ा होगा और ज्यादा अर्थ वाला होगा। क्या बोला मैंने? कि जो पहला पद है वो छोटा होगा और कम अर्थ वाला होगा, और जो दूसरा पद होगा वो ज्यादा अर्थ रखता होगा और बड़ा होगा। क्लियर। पहला छोटा कम अर्थ वाला, दूसरा बड़ा और ज्यादा अर्थ वाला शब्द। क्लियर। ये चीज हमें याद रखनी है। एक चीज हमें क्या याद रखनी है? एक चीज हमें ये याद रखनी है कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। कि जब क्या है एक ही शब्द बार बार आ रहा हो तो ये भी क्या हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्लियर। हमें दो चीजें याद रखनी है, पहला पद छोटा कम अर्थ वाला, दूसरा पद बड़ा ज्यादा अर्थ वाला। या फिर एक ही शब्द बार बार आ रहा हो तो तब भी हमारा क्या हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है आजीवन। तो देखो यहाँ पे पहला पद क्या है आ, छोटा कम अर्थ वाला, जीवन बड़ा यानी ज्यादा अर्थ वाला, जीवन का मतलब ज्यादा अर्थ वाला। तो जीवन भर है इसका मतलब, ठीक है। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो आमरण, मरने तक, यानी आ का मतलब क्या है यहाँ पे छोटा। पहला पद कैसा है छोटा, दूसरा पद क्या है मरण बड़ा ज्यादा अर्थ वाला। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रतिदिन, यानी हर दिन। प्रति छोटा शब्द और दिन बड़ा अर्थ रखने वाला, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है। और हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा क्या है रातों रात। देखो यहाँ पे रात क्या है बार बार रिपीट हुआ है, तो रातों रात यानी जब भी रिपीट हो जाता है शब्द तो ये भी हमारा क्या हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। दिनों दिन, ये भी हमारा क्या है अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाथों हाथ, ये भी क्या है हमारा अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि अव्ययी भाव समास कब होगा। मैंने बता दिया कि पहला पद छोटा कम अर्थ वाला, दूसरा पद बड़ा ज्यादा अर्थ वाला, या फिर शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो तो इसको बोलते हैं हम क्या अव्ययी भाव समास, ठीक है। बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? जैसे हमारा अव्ययी भाव में हमारा क्या था पहला पद छोटा, उसी तरह से तत्पुरुष समास में क्या होगा दूसरा पद प्रधान होगा, यानी उत्तर पद प्रधान होगा। दूसरे पद को क्या बोलते हैं हम उत्तर प्रधान, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी? दूसरा पद छोटा होगा। अव्ययी भाव में हमने क्या पढ़ा था पहला पद छोटा, तत्पुरुष में क्या होगा दूसरा पद छोटा। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या होने वाला है छोटा होने वाला है और कम अर्थ वाले होने वाला है। पहला पद क्या होगा बड़ा होगा यानी ज्यादा अर्थ वाला होगा। मतलब अव्ययी भाव का उल्टा, जस्ट उल्टा क्या है, वहां पे छोटा था पहला पद, यहाँ पे बड़ा है पहला पद। क्लियर। ज्यादा अर्थ वाला है दूसरा पद, यहाँ पे क्या है छोटा कम अर्थ वाला। क्लियर। इस समास में बीच के शब्दों या विभक्ति को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, यानी चिड़िया को मारने वाला को हमने यहाँ से विभक्ति को क्या कर दिया को क्या कर दिया यहाँ से हटा दिया और क्या बना दिया इसका चिड़ी मार। क्लियर। विभक्ति को हटा दिया जाता है, बीच के शब्द को हटा दिया जाता है, यानी को हमने यहाँ से क्या कर लिया है हटा दिया है, चिड़ी मार बना दिया है इसका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दही बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा,
ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, यहाँ पे मुंह में पानी आ गया होगा सबके। ठीक है, तो क्या होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी मैं को मैंने यहाँ से विभक्ति को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया और क्या बना दिया इसका, दही बड़ा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रकार, तत्पुरुष समास आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, ये 6 प्रकार के होते हैं। और पहला हमारा क्या है यहाँ पे, कर्म तत्पुरुष। दूसरा क्या है हमारा, करण तत्पुरुष। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, वही वाला है ये। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष, दूसरा क्या है, करण तत्पुरुष। तीसरा आएगा संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है, यानी इसके प्रकार हैं। ठीक है, ये इसके प्रकार हैं और ये हमें एक एक करके पढ़ने हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तत्पुरुष समास से। क्लियर। बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के टाइप की। यहाँ पे तो फर्स्ट टाइप आ जाता है यहाँ पे कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति चिन्ह है वो है को। कर्ता ने कर्म को, जैसे आप क्या यहाँ से बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं, क्या कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में, इस तरह से पढ़ के आए हो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विभक्ति क्या आ जाएगी, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, कर्म को। ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसकी, यदि को शब्द को हटा दिया गया हो, क्या ट्रिक है, यदि को शब्द को हटा दिया गया हो। तो यहाँ पे देखो, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, क्या है, चिड़ी मार। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, चिड़ी मार। एग्जाम्पल करके लिखेगा वो क्या, कि चिड़ी मार कौन सा तत्पुरुष समास है। तो क्या बोलोगे तुम इसको, तुम इसका विग्रह करके देखोगे, क्या, चिड़िया को मारने वाला, तो को आया ना यहाँ पे, तो को शब्द को यानी हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यश प्राप्त। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका विग्रह, यश को प्राप्त करना। तो को हटा दिया गया है यहाँ पे और क्या बनाया है, यश को प्राप्त बनाया है, यश प्राप्त बनाया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी हमारा कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मृत्युंजय की। तो मृत्युंजय कैसे बना, वो दे देगा आपको एग्जाम्पल, क्या मृत्युंजय में कौन सा समास है। तो क्या बताओगे तुम, इसको विग्रह करके देखोगे, क्या बनाओगे, मृत्यु को जीतने वाला। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला, यानी को शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है, और क्या बना दिया इसका, मृत्युंजय बना दिया। ठीक है, यानी मृत्यु को जीतने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बहुव्रीहि भी आ सकता है यदि आपके ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे आपको कर्म तत्पुरुष भी मिल रहा है ऑप्शन में और बहुव्रीहि भी मिल रहा है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला, क्या पता लगा सकते हो, तीसरा वर्ड मतलब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि मृत्यु को जीतने वाला कौन है, शिव। कौन है, शिव। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाले कौन है, शिव है। यहाँ से तीसरा वर्ड मिल रहा है हमें, अर्थ मिल रहा है इसका, क्या, कि शिव है मृत्यु को जीतने वाले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा अगर आपके ऑप्शन में दोनों है, क्या, कर्म तत्पुरुष भी है और बहुव्रीहि भी है। तो हम क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्वभर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विश्व को भरने वाला। विश्व को कौन भरता है, कौन भरता है विश्व को, ईश्वर। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में कर्म तत्पुरुष है ओनली, तो क्या करोगे आप, कर्म तत्पुरुष लगा के आ जाओगे। लेकिन अगर आपको क्या है, यहाँ पे भी पता चल रहा है ना कि तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में दोनों लिख रहे हैं वहां पे कि कर्म तत्पुरुष भी है वहां पे और बहुव्रीहि भी है, तो क्या करोगे आप, बहुव्रीहि लगा के आओगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई ये बात। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे करण तत्पुरुष की, जो कि सेकंड टाइप है इसका तत्पुरुष समास का। तो करण तत्पुरुष में हमारी जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से और द्वारा। ठीक है, यानी अगर से को हटा दिया हो या द्वारा को हटा दिया हो और एक समस्त पद बना दिया गया हो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा करण तत्पुरुष। ठीक है, जैसे ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक हमारी ये है, बस ये याद रखनी है हमें ट्रिक, क्या, कि यदि से शब्द को हटा दिया हो, बीच में से क्या कर दिया हमने, से शब्द को या द्वारा शब्द को हटा दिया और एक समस्त पद बना दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कर्म, क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। क्लियर, समझ में आ रही है। तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, अकाल पीड़ित। ठीक है, अकाल पीड़ित। अब यहाँ पे ये तो करने वाले नहीं हम, अकाल को पीड़ित। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे अकाल से पीड़ित। ठीक है, को तो नहीं लगने का ना, यहाँ पे लगा के देखो अपने आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, अकाल से पीड़ित। ठीक है, यानी से शब्द को हटा के यहाँ पे अकाल पीड़ित कर दिया गया ओनली। ठीक है,
तुम्हें खुद करके देखना है यहाँ पे कि क्या अकाल से पीड़ित, या अकाल को लगेगा यहाँ पे, ठीक है, या अकाल के लगेगा यहाँ पे, ठीक है, खुद लगा के देखो, अकाल से पीड़ित बनेगा, तो से को हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, अकाल पीड़ित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करण क्या है, करण तत्पुरुष है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेखांकित, यानी रेखा से अंकित। ये तो नहीं करने के रेखा के अंकित या रेखा का अंकित, ठीक है, हम क्या करेंगे, रेखा से अंकित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी से को हटा दिया और क्या बना दिया, रेखांकित, एक शब्द बना दिया समस्त पद, जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, रेखांकित बनाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहारी रचित। अब बिहारी रचित, बिहारी के रचित तो हम बोल नहीं सकते, यहाँ पे क्या है, हम बोलेंगे क्या, बिहारी द्वारा रचित, ठीक है, जो कि क्या है, किसकी विभक्ति है, किसकी विभक्ति है, करण की करण तत्पुरुष की क्या है, विभक्ति है, ठीक है। तो बिहारी द्वारा को हटा के क्या कर दिया, बिहारी रचित कर दिया इसको। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, करण तत्पुरुष। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, जब ही तुम क्वेश्चन लगा पाओगे आगे के, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, बिहारी रचित बना दिया इसका द्वारा हटा के, तो यहाँ पे भी क्या है, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट हम मन चाहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, मन चाहा। तो मन का चाहा तो हम बोल नहीं सकते इसे, या क्या, मन को चाहा, हम यहाँ पे बोलेंगे मन से चाहा, ठीक है, क्या बोलेंगे, मन से चाहा। तो से को हटा के यहाँ पे क्या बनाया, मन चाहा बना दिया इसको। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी करण तत्पुरुष है। समझ में आया ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष की। तो इसमें जो विभक्ति है वो है के लिए। क्या है इसकी विभक्ति, के लिए, संप्रदान के लिए। क्लियर। ट्रिक क्या है इसकी, यदि के लिए शब्द को हटा दिया, यानी विभक्ति को हटा दिया, यहाँ पे के लिए शब्द को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देशभक्ति, क्या देशभक्ति, तो हम क्या लिखेंगे इसको, देश, देश के लिए भक्ति, क्या बोलेंगे हम इसको, देश के लिए भक्ति, या देश में भक्ति तो हम बोल नहीं सकते इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, देश के लिए भक्ति, यानी के लिए हटा के यहाँ पे देशभक्ति बना दिया इसको, ठीक है, क्या बना दिया, समस्त पद, देशभक्ति, ठीक है, के लिए हटाया यहाँ से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि इसकी विभक्ति क्या है, के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, हथकड़ी। तो हाथ के लिए, हम ये तो नहीं बोल सकते कि हाथ को हथकड़ी, ठीक है, ऐसा कुछ मीनिंग ही नहीं बनता यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, हाथ, हाथ के लिए कड़ी, यानी हथकड़ी, के लिए को हटा दिया यहाँ से। ये तुम्हें खुद बना के देखना है, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाथ के लिए हथकड़ी, यानी के लिए को हटा के हथकड़ी बनाया है इसको। एग्जाम्पल क्या मिलेगा तुम्हें कि हथकड़ी में कौन सा समास है, तो तुम क्या कर दोगे, हाथ के लिए हथकड़ी बना के, यानी के लिए बन रहा है यहाँ पे, यानी संप्रदान तत्पुरुष है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रसोई घर। रसोई घर क्या है, यहाँ पे रसोई के लिए घर, ठीक है, तो यानी रसोई के लिए, यानी के लिए हटा के यहाँ पे रसोई घर बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मार्ग व्यय। तो यानी मार्ग के लिए व्यय, मार्ग में व्यय तो पढ़ने के नियम, इसको क्या पढ़ेंगे, मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए खर्चा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्ग के लिए को हटा के मार्ग व्यय बनाया गया है इसको। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। क्लियर हुआ ये। अब बात कर लेते हैं अपादान तत्पुरुष की। तो अपादान तत्पुरुष में हमें क्या पहचान करनी है इसकी, कि अपादान की जो हमारी विभक्ति है वो क्या होगी, यहाँ पे से, अपादान से, यहाँ पे से का मतलब ये है, से देखो जो विभक्ति थी वो करण से की भी थी, ठीक है। तो अपादान की भी विभक्ति क्या है, यहाँ पे से है। क्यों है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अलग होना पाया जाता है, अलग होना। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो विभक्ति क्या है, यहाँ पे विभक्ति से है, यानी अलग होना, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, यदि से शब्द को हटा दिया जाए। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या है, दयाहीन, यानी दया से हीन है बिल्कुल वो, ठीक है, दया है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दया से हटा दिया, यहाँ से दयाहीन बना दिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शाप से मुक्त, यानी शाप से अलग हो गया वो, मतलब शाप से मुक्त हो गया, ठीक है, यानी शाप से अलग। तो शाप से मुक्त, से हटा दिया और शाप मुक्त बना दिया उसका। इसमें भी कौन सा है हमारा, अपादान तत्पुरुष। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे देश निकाला। अब देश से अलग कर दिया उसको, देश निकाला मतलब देश से अलग कर, देश को निकाला तो हम बोल नहीं सकते, ठीक है, या देश का निकाला तो हम बोल नहीं सकते, ठीक है, या देश में निकाला तो हम बोल नहीं सकते यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देश से निकाला। तो देश से निकाला मतलब देश निकाला। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, या ऋण का मुक्त नहीं बोल सकते हम इसको, क्या बोलेंगे, ऋण से मुक्त, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष, यानी क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, अलग होना पाया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपादान तत्पुरुष। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम संबंध तत्पुरुष की, जिसकी विभक्ति क्या होती है, का, के, की, ठीक है। तो ट्रिक क्या है इसकी, यदि का, के, की को हटा दिया जाए, ठीक है, या क्या क्या बोला मैंने कि का, के, की को हटा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजा का पुत्र हुआ, तो राजा का पुत्र राजपुत्र, का को यहाँ से क्या कर दिया मैंने, हटा दिया, आपको मिलेगा राजपुत्र। तो राजा का पुत्र होगा ना इसका विग्रह, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि का को हटा दिया और इसकी विभक्ति किसकी विभक्ति होती है, का, संबंध की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गंगा का जल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, गंगा जल, क्या बन जाएगा, गंगा जल, का को हटा दिया, गंगा जल बना दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि विभक्ति इसकी क्या है, का है। क्लियर। ऐसे ही हमारा क्या आता है लास्ट, तत्पुरुष का लास्ट है ये अधिकरण तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है, में पर। इसमें यदि में शब्द को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, हमारा अधिकरण तत्पुरुष बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या है, प्रेम मग्न, क्या बोलेंगे, प्रेम का मग्न, क्या बोलेंगे, प्रेम को मग्न, ठीक है, नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, प्रेम में मग्न, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे में को हटा के प्रेम मग्न बनाया है इसका, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अधिकरण तत्पुरुष आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रह प्रवेश। अब ग्रह का प्रवेश तो हम इसे बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे, ग्रह में प्रवेश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, में को यहाँ से हटाया गया है और क्या बनाया है यहाँ पे, ग्रह प्रवेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे नगरवास। नगर का वास तो नहीं बोल सकते हम इसको, हम नगर में वास बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, में को हटा के क्या बनाया, नगरवास बनाया, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी अधिकरण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप बीती। तो आप पर बीती बोला जाएगा ना इसको, या आप में बीती, क्या बोला जाएगा, आप पर बीती। तो क्या हो जाएगा, पर को हटाया है यहाँ से, क्योंकि पर भी क्या है, किसका, अधिकरण का क्या है, विभक्ति है पर भी। तो आप पर बीती, पर को हटा के आप बीती बनाया इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होगा, या उत्तर पद प्रधान बोल सकते हैं हम इसको। देखो क्या है, पहली जो इसकी ट्रिक है वो है, पहले पद में क्या होता है, विशेषता बताता है। पहला पद जो है विशेषता बताता है, यानी जो पहला पद होगा, जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, नीला क्या है, इस गगन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। विशेषता बताता होना चाहिए। अगर विशेषता बता रहे हैं किस चीज की, तो वहां पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी ट्रिक इसकी है कि दूसरे पद की तुलना होती है, या पद की क्या होती है, तुलना होती है। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा, चंद्रमुखी, चांद के समान मुख वाली। तो चांद से क्या हो रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है, ठीक है, किसकी, मुख की, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना हो रही है। नेक्स्ट दूसरे पद की तुलना होती है, यानी दूसरे पद की, यानी मुख क्या है, यहाँ पे दूसरा पद है, और चांद के समान यानी चांद से उसकी तुलना हो रही है, ठीक है। तो या फिर आपको ऐसा मिलेगा, या फिर तीसरा क्या है, कैसा है प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया नील गगन, तो नीला है जो गगन, तो यहाँ पे कैसा है जो की बात कर सकते हैं ना हम यहाँ पे। तो कैसा है, नीला है, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है कैसा है का, ठीक है। तो नीला है जो गगन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नील गगन, ठीक है, कैसा है का आंसर मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रमुखी की। तो मैंने अभी क्या बताया, तुलना होती है, तो चांद के समान मुख वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रमुखी, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कर्मधारय। महावीर, महान है जो वीर, ठीक है, ये भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी नीली क्या बता रही है, विशेषता बता रही है किसकी, गाय की, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, या नील के समान कंठ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा कर्मधारय है, क्योंकि विशेषता बता रहा है नीले कंठ वाला। अब नीले कंठ वाले कौन है, हमारे शिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी हमारा एक्सेप्शन में आ जाता है कि अगर आपको कर्मधारय मिल रहा है वहां पे और बहुवीर्य मिल रहा है, दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप बहुवीर्य पे लगाओगे, ठीक है। और अगर आपको अकेला क्या मिल रहा है, कर्मधारय मिल रहा है, तो आप कर्मधारय पे लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुव्रीहि है वहां पे ऑप्शन में,
तो आप प्रीफरेंस किसको दोगे? आप बहुव्रीहि को प्रीफरेंस दोगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द्विगु समास की। तो इसकी ट्रिक क्या है कि इसके सामने क्या होगा? संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसके। जैसे चौराहा, चार रास्तों का मिलन, जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। देखो इसके नाम के आगे क्या आ रहा है? चौराहा, यानी चार। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या वाले शब्द मिलेंगे आपको। जहाँ पे भी आपको संख्या वाले शब्द दिखे वहां पे क्या लगा देना है? आपको द्विगु समास लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नवरात्र, 9 रातों का समूह, यानी 9 आ रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे त्रिलोक, यानी 3 लोकों का समूह। 3 आ गया यहाँ पे भी नंबर आ गया, इसका मतलब क्या है? द्विगु समास। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद समान होते हैं, यानी दोनों पदों की क्या होती है? इक्वल इंपोर्टेंस होती है। जैसे ट्रिक पढ़ लेंगे हम इसकी। दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा या फिर बराबर महत्व देते हैं, एवं दोनों के बीच और शब्द छुपा होता है, या इनके बीच में क्या छुपा होगा? और शब्द छिपा होगा। ठीक है, जैसे स्वर्ग नरक। ठीक है, स्वर्ग और नरक, इसमें और छिपा हुआ है और दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं और बराबर महत्व रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? रात दिन, रात और दिन, दोनों शब्द समान महत्व रख रहे हैं और क्या है? और शब्द यहाँ पे बीच में छुपा हुआ है, रात और दिन। ठीक है, ऐसे ही सुख और दुख, सुख दुख, लाभ और हानि, लाभ और हानि, भाई बहन, भाई और बहन। तो यहाँ पे क्या है? ये द्वंद्व समास है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं पर बराबर महत्व रख रहे हैं और बीच में और छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे द्वंद्व समास है। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। now बात कर लेते हैं बहुव्रीहि समास की। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये इसकी पहचान है। और ट्रिक, तुम्हारे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये कि क्या कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ट्रिक क्या है यहाँ पे? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था पीछे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी यहाँ पे क्या है? कर्मधारय आ रहा है क्योंकि विशेषता बता रहा है। और नीला है जो कंठ, यानी नीला कंठ किसका है? शिव का, यानी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा, तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, यानी शिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब तीसरे वस्तु की तरफ इशारा होता है तो हम क्या बोलते हैं? इसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या, हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे? अगर दोनों समास ऑप्शन में दिए हुए हैं तो दोनों को छोड़ के हम क्या कर देंगे? बहुव्रीहि समास पे आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीलकंठ, जैसे नीला है कंठ जिनका, कौन है? शिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? क्या आएगा? बहुव्रीहि समास। गिरिधर, गिर को धारण करने वाला, गिर को धारण किसने करा था? कृष्ण ने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कृष्ण की ओर इशारा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बहुव्रीहि। दशानन, 10 है जिसके आनन, यानी सिर, आनन मीन्स सिर, यानी 10 है जिसके आनन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रावण, रावण के 10 सिर थे ना, तो इस वजह से रावण की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे दशानन जो है वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अपवाद बता देती हूँ। देखो यहाँ पे अगर कर्मधारय है, अगर विशेषता बता रहा है वो और तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा भी कर रहा है, तो हम अगर दोनों ऑप्शन में हमारे क्या दिए हुए हैं? बहुव्रीहि भी दिया हुआ है और कर्मधारय भी दिया हुआ है, तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे। क्लियर। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पे क्या है? विशेषता बता रहा है और तीसरे की तरफ भी क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे बहुव्रीहि बताएंगे। ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, कर्मधारय बता रहा है और बहुव्रीहि भी बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हम बहुव्रीहि बताएंगे इसको। ठीक है, लेकिन अगर कर्मधारय ऑप्शन में है ओनली तो कर्मधारय लगा के आ जाना है आपको। ठीक है, तो ये थी समास से रिलेटेड एक कंसेप्ट क्लियर करने वाली वीडियो। आई होप आपके सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे समास से रिलेटेड, और आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे समास से रिलेटेड। जितने भी पेपर में एग्जाम बनते हैं वो सारे, अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुनी है ये वीडियो, तो आपका एक भी क्वेश्चन समाज से रिलेटेड यहाँ से नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो अब तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लिया,
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 50 से 100 समाज से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप खुद से आंसर बताएंगे इसका। आपको इस तरह से मैंने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।